गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला। जो हमेशा याद रखिए, MDH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। अभिनेता ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में हुआ उनका निधन। मुंबई के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। कैंसर से पीड़ित थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के निधन पर देश भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर जताया दुख। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने रघुराम राजन से की चर्चा। रघुराम राजन ने इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के दिए कई सुझाव। और हरियाणा में नहीं रुकेगी सरकारी भर्ती प्रक्रिया। 12,500 कर्मियों की होगी नियुक्तियां। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर आज दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी और इसी के साथ में आपको बता दें कि वो ल्यूकेमिया नामक बीमारी से पिछले 2 साल से लड़ रहे थे। अस्पताल ने उनके लिए आखिरी दम तक कोशिश की, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। पिछले साल वो जब विदेश से इलाज करवाकर वापस लौट आए थे तो काफी खुश थे और हर किसी से मिलना चाहते थे, लेकिन ये बीमारी दूर नहीं जा सकी। 29 अप्रैल को हिंदी सिनेमा ने एक्टर इरफान खान को खोया था। अब इरफान खान के निधन के एक दिन बाद 30 अप्रैल को ऋषि कपूर अलविदा कह चुके हैं। आपको बताएं कि बैक टू बैक 2 दिग्गज अभिनेताओं को गंवा देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और आज वो दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली यानी कि कपूर खानदान में ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1992 में हुआ था। इसी के साथ में बॉबी, द बॉडी, प्रेम रोग, 102, नॉट आउट, मुल्क समेत सैकड़ों ऐसी फिल्में थी जिसमें ऋषि कपूर ने शानदार काम किया था। उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बनाया और चाहे वो रोमांस वाले रोल हों या फिर एक्शन। तो वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर उमड़ी रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा कि ऋषि कपूर के असामाजिक निधन से गहरा दुख हुआ है। उनके सदाबहार और प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व और ऊर्जा के कारण यह विश्वास करना मुश्किल है कि वो नहीं रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि ऋषि कपूर जी बहुआयामी, प्रिय और जीवंत थे। वो प्रतिभा की खान थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर उनके साथ हुई चर्चा को याद करूंगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ऋषि कपूर के निधन पर कहा कि दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के निधन के बारे में जानने पर दुख हुआ। वो अपने आप में एक संस्था थे। ऋषि कपूर जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से दुखी हूं। उन्होंने अपने अनमोल अंदाज और अदाकारी से अपने प्रशंसकों के लिए दिल में खास जगह बना रखी थी। बॉलीवुड जगत के लिए लगातार दूसरी सुबह बहुत खराब रही है। आपको बता दें कि अभी फैंस इरफान खान के सदमे से उभर नहीं पाए थे कि आज बॉलीवुड से जानी मानी हस्ती ऋषि कपूर ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। क्या कुछ प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है, आइए सुनवाते हैं। ऋषि कपूर का निधन एक बहुत दुखदायक है। कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर, लगातार 2 बहुत ही प्रभावी अभिनेता हमसे छूट गए और बॉबी से लेकर जिसका प्रवास शुरू हुआ और कपूर एंड कपूर तक वो आया, ये बेहद ही खूबसूरत
उनकी पूरी जीवन, फिल्म का जीवन रहा है। और आज पूरी फिल्म दुनिया ही नहीं, देश की सारी जनता भी दुखी है, क्योंकि एक बहुत ही मेधावी और प्रभावी अभिनेता को हमने खोया है। तो वहीं कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ में संवाद की अपनी श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत पहला संवाद उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से की। जाने माने अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि लॉकडाउन हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता और अब आर्थिक गतिविधियों को खोलने की जरूरत है ताकि लोग अपना काम धंधा फिर से शुरू कर सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब देश है और संसाधन कम है, इसलिए हम ज्यादा लंबे समय तक लोगों को बैठा कर खिला नहीं सकते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को जो भी कदम उठाएगा उसके लिए बजट की एक सीमा है। हमें संकट में पड़े किसानों, मजदूरों की मदद के लिए इस प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। इस पर आने वाले खर्च के संबंध में राहुल गांधी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान देश में गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। हम उसका प्रबंध कर सकते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए की है। उन्होंने कहा कि यदि गरीबों की जान बचाने के लिए हमें इतना खर्च करने की जरूरत है तो हमें करना चाहिए। 65,000 करोड़ और 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है, तो कर सकते हैं। और अगर ये गरीबों के लिए है और अगर उनका जिंदगी बचाने के लिए है तो करना चाहिए। तो वहीं ओडिशा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटक ने एक रोबोट विकसित किया है। ये रोबोट फ्रंटलाइन पर काम करके स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा। इस रोबोट को बनाने के लिए सेक रोबोटिक्स लैब की मदद ली गई है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कोरोना से बचाव में सामाजिक दूरी अहम है, इसमें रोबोट सहायता कर रहे हैं। इसमें इस तरह की नई खोज को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जो एक अभियान चल रहा है जागरूकता का, लोगों की सेवा का, उसमें अच्छी पहलें की हैं, उनके बारे में मैंने प्रत्यक्ष संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अनेक जगह नई नई अच्छी पहलें की, लाखों की संख्या में मास्क बनाए और अनेक प्रकार का योगदान किया। इसमें दो बड़ी उल्लेखनीय बातें आई कि कटक की आईटीआई ने एक बहुत बेहतर सर्विस रोबोट बनाया है और उन्हें डिफेंस सेक्टर के अंदर वहाँ चलने वाली आईटीआई ने भी एक सर्विस रोबोट बनाया है। और ये दोनों सर्विस रोबोट जो इस समय कोरोना से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग एक अहम कदम है, उसमें बहुत ही सहायता प्रदान। तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को देखते हुए उसके एडजस्ट प्लान की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र के स्पष्ट दिशा निर्देशों का हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 4 मई से ग्रीन जोन वाले जिले में हमने कुछ दुकानों को खोलने, आर्थिक गतिविधियों और आवाजाही में छूट देने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि रेड जोन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। कैंटोनमेंट जोन में प्रतिबंधित जो पूरी तरीके से बरकरार रहेगा जब तक कि वहां स्थिति में सुधार नहीं हो जाता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विशेषज्ञों और डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए लक्ष्य से लागू पाबंदियां राज्य में मई के अंत तक लागू रहनी चाहिए। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार सुश्री बनर्जी ने कुछ छूट जैसे ग्रीन जोन में स्थित किसी वस्तु की एकमात्र दुकान को खोलने की अनुमति दी है। विपक्ष के
हो हल्ला मचाने के बाद हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या लोक सेवा आयोग के माध्यम से 12,500 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसे रोका नहीं जाएगा। कोरोना के संक्रमण दौर में सिर्फ विश्वविद्यालयों में नई भर्ती नहीं होंगी। सरकार को यदि किसी विभाग में नए कर्मचारियों की जरूरत होगी तो उनकी भी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिन पहले कहा था कि खर्च घटाने की मंशा से प्रदेश में 1 साल तक सरकारी कर्मचारियों की नौकरी यानी कि भर्ती नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद में न केवल कर्मचारी संगठनों में खलबली मच गई थी, बल्कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और विपक्ष के पूर्व नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार के इस फैसले पर पुरजोर विरोध भी किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के साथ में बैठक की। बैठक में कोरोना वायरस से संक्रमण पर अंकुश लगाने के उपाय के साथ ही लोगों के उपचार और निदान की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके बाद उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के कामगारों मजदूरों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने में सरकार के अभियान की प्रगति को परखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों मजदूरों को भावुक करने वाली अपील भी की है। उन्होंने कहा कि अभी तक आप लोगों ने जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। हम संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर रहे हैं और सभी को घर तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तार कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में 6 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन और का राजस्व विभाग से ब्यौरा भी मांगा है। और इसी के साथ में कोरोना से हर तरह से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोविड अस्पतालों की क्षमता विस्तार करके 52,000 बेड तैयार करने का भी ब्यौरा प्राप्त किया है। दुनिया भर के 210 देशों में कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,25,000 के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 81,319 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में 6,538 का और इजाफा हो चुका है। दुनिया भर में अब तक 32,17,825 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनमें से 2,28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कहर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में बरसाया है। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही हैं। यहां 10.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 28,098 नए मामले सामने आए हैं और 2,369 नए लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क एजेंसी कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के बाद स्पेन कोविड-19 में दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां पर 24,275 लोगों की मौत के साथ में कुल 2,36,899 लोगों संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मौत के मामलों में इटली दूसरे नंबर पर है। इटली में अब तक 27,682 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,03,591 है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, यूके, टर्की, ईरान, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। टर्की, यूके, जर्मनी समेत 7 देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन ऐसे 5 देश हैं जहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। रोहतक के डीसी आर.एस. वर्मा का कहना है कि दिल्ली के आवागमन करने वाले लोगों पर अब सख्ती के साथ में नजर रखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली कोविड-19 का हॉट स्पॉट है। इसलिए दिल्ली से आवागमन करने वाले लोगों पर जिला की सीमाओं में प्रवेश करने की समय पर सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सब्जी मंडियों में सब्जी सप्लाई करने वालों की स्क्रीनिंग निरंतर जारी रहेगी। वहीं डीसी ने बताया कि औद्योगिक पहिए को गति देने के लिए जिले में 213 इकाइयों को काम करने की अनुमति होगी, जिनमें लगभग 10,666 लोग काम कर रहे हैं। जिले में 87 ईंट भट्टों को चलाने की अनुमति दी गई है, जिनमें लगभग 8,000 लोग काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए 42 साइटों को इजाजत दी गई है, जिसमें 654 लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिले के पास में लोगों तक 14,28,281 लोगों तक हर रोज खाना भी पहुंचाया जा रहा है और 20,134 लोगों को सूखा राशन मुहैया कराया जा रहा है। दिल्ली हॉटस्पॉट है और इस चीज़ का खतरा बना हुआ है कि दिल्ली से कोई इन्फेक्टेड होकर के हमारे यहाँ एरिया को इफेक्ट ना करे। सब्जी मंडी में जो सब्जियाँ दिल्ली से आ रही थी उनकी अराइवल पर रोक पहले ही लगा दी गई है और सब्जी मंडी में जो अन्य स्थानों से सब्जी आती है उनका डेली
अराइवल करने वाले लोगों की पूरी तरह स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ साथ अब तक हमारी 203 इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दे दी गई है, जिनमें 10,522 लेबर काम पे लौट चुकी है। मनरेगा की 41 साइट्स पे 1182 लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ 87 ब्रिकलिन भट्टे प्रारंभ हो गए हैं। इन पे 8,000 लोग अपना काम पे लौट गए हैं। के नांदेड़ के श्री हजूर साहिब से 21 श्रद्धालुओं का दल फतेहाबाद पहुंचा है। ये सभी श्रद्धालु फतेहाबाद के रतिया इलाके के रहने वाले हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को एक बस में फतेहाबाद के रतिया लाया गया, जिसके बाद इन सभी श्रद्धालुओं की रतिया के कम्युनिटी सेंटर में स्क्रीनिंग की गई। डॉक्टरों का कहना है कि इन सभी श्रद्धालुओं को क्वारंटाइन किया जाएगा और मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर लवकेश कुमार ने बताया कि इन सभी श्रद्धालुओं की कोरोना को लेकर सैंपल लिए जाएंगे। इन सभी श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई है। स्क्रीनिंग के दौरान ये सभी स्वस्थ दिखाई दिए हैं। कोरोना के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी कदम उठाए जाने हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को रतिया के नागरिक अस्पताल में भेजा जा रहा है, जहां पर इन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। हाँ जी, हमारे पास अभी हजूर साहब से 21 लोग आए हैं, जिनकी हमने अभी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके उनको क्वारंटाइन करवाया है। अभी हम कुछ ही समय से हम इनका सैंपल लेंगे। सैंपल रिपोर्ट आने पर आगे कितने लोग हैं ये? 21 लोग हैं। सभी की होगी स्क्रीनिंग? सभी की स्क्रीनिंग एक बार हमने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर ली है, जिनमें हमने इनका टेम्परेचर और कफ वगैरह कोई दिक्कत हो, सांस की दिक्कत हो, पहले कोई दवाई इनकी चल रही हो, उसके बारे में इनसे जानकारी ली है। अभी प्रथम दृष्टि में हमें नहीं लग रहा कि इनमें से कोई है, बट क्लियर हम तभी कर पाएंगे कि जब हमारे पास कोई सैंपल की रिपोर्ट हो। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई जगह पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। लखनऊ के आला अधिकारियों के साथ में पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने आपको बताएं कि विजयखंड में सील क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया है और ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनर्जी ड्रिंक के साथ फेस कवर देकर उनका उत्साहवर्धन किया है। ड्यूटी के साथ साथ खुद की सुरक्षा की सलाह दी गई है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने औचक निरीक्षण में राशन, सब्जी, फल और जरूरी सामान की डोर स्टेप डिलीवरी होती हुई पाई है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के औचक निरीक्षण में पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रणवीर कुमार पांडे ने। हॉट स्पॉट एरिया में इस समय पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कमिश्नर सुजीत पांडे स्वयं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबको मास्क कवर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबको सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, जो इस देश के जो विपत्ति की घड़ी में जो सबसे अहम रोल निकल करके आया है पुलिस विभाग का, जो लगातार आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से 24 घंटे लगातार हॉट स्पॉट एरिया से लेकर के चौराहों पर ड्यूटी कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कमिश्नर सुजीत पांडे सर, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था हॉट स्पॉट एरियो में की गई है लखनऊ के अंदर? ये सील किया गया है पूरा एरिया, आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग करके 24 घंटे पुलिस तैनात की गई है। और 2-3 चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जितने लोग अंदर हॉटस्पॉट में फंसे हुए हैं और यहाँ के सभी अधिकारियों से, पुलिस से, प्रशासनिक, नगर निगम, सभी से वो से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी। तो इनको जो ज़रूरत होती है फिर हम इनको केटर भी करते जाते हैं। सर, जिस हिसाब से अन्य जिलों में ये देखा गया है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं लगातार जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हॉट स्पॉट और सील एरिया में ड्यूटी किए गए हैं, उनको भी संक्रमण का कहीं कहीं से सूचनाएं आ रही हैं। तो ऐसे में लखनऊ में जो लखनऊ क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं चौराहा, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए किस प्रकार का इंतजाम किया गया है? आप देखिएगा, हम रोज़ कुछ नई चीज़ देते जा रहे हैं जैसे जैसे हमें उपलब्ध होती जा रही हैं, तो इंश्योर कि हमारे लोग सेफ रहें। निश्चित तौर पे लखनऊ के कमिश्नर, लखनऊ के जो मुखिया हैं सुजीत पांडे का कहना है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो सिक्योर है, सुरक्षित है और लगातार मुस्तैद है एक जागरूकता के तहत जो अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं और नागरिकों की सुरक्षा का के साथ साथ अपनी सुरक्षा का बराबर ध्यान दे रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रणवीर कुमार पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ। कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नया कदम उठाया है। बसों में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिवाइस स्प्रे लगाया है। लगाई गई ये डिवाइस स्प्रे मशीन बसों में
आपको बताएं कि एंट्री गेट पर लगाई गई है, जो बसों में यात्रियों के एंट्री करते ही पूरे शरीर को चंद सेकंड में सैनिटाइज करने का काम करेगी। बस के एंट्री गेट पर लगी ये छोटी सी डिवाइस कारगर साबित होगी। जैसे कि कई यात्री और कर्मचारी इस बस में कदम रखते हैं तो खुद ये डिवाइस काम करना शुरू कर देगी और सबसे पहले उसके हाथों को सैनिटाइज करती है, उसके बाद शरीर को सैनिटाइज करने का काम करती है। ये डिवाइस सीधे बस की बैटरी से कनेक्ट है ताकि इसमें इंजन बंद होने की स्थिति में भी काम करती रहे। इसके साथ ही एंट्री गेट के ऊपरी हिस्से में 40 लीटर की टंकी लगाई गई है, जिसमें सैनिटाइजर रखा होता है और खुद RM पल्व बोस से इसका ट्रायल किया गया है। परिवहन निगम के MD राजशेखर ने इस डिवाइस का खासियत को बताते हुए उन्होंने कई और भी बातें कही हैं, जिसके बाद में ट्रायल के तौर पर केसरबाग बस डिपो ने इसकी शुरुआत की है और पूरी तरीके से कारगर साबित होने के बाद इसे अन्य बसों में भी लगाया जाएगा। पूरा देश जहां कोरोना वायरस से मिलकर लड़ रहा है, वहीं इस कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स की सरकारी मशीनरी का विरोध कर रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली का है, जहां पर कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की सख्ती को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन केंद्रों की संख्या बढ़ाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में सदर तहसील के मुलहिम गांव के लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी कर्मयोगी डिग्री कॉलेज पहुंचे। ग्रामीणों की जब ये जानकारी मिली तो उनके गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनने जा रहा है, तो उसके बाद में दोनों कर्मचारियों का घेराव कर लिया और उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। तभी उनके बीच लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया। इसकी जानकारी जब पुलिस महकमे को हुई तो आनन फानन में स्थानीय वहां पर मौके पर बल लेकर पहुंचे। उसके बाद सभी के साथ में लोगों से बातचीत की गई और उसके बाद हल्का बल इस्तेमाल करते हुए सभी को तितर बितर भी किया गया। प्राप्त हुई थी कि कर्मयोगी डिग्री कॉलेज मुलिया मऊ में जो राजस्व की टीम और सफाई कर्मी गए थे, उनके साथ ग्रामीणों द्वारा इस अफवाह पर कि यहाँ पर एक कोरोना पेशेंट को रखने के लिए क्वारंटाइन केंद्र बनाया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता की गई और मारपीट का प्रयास किया। हालांकि वो लोग वहाँ पर माइग्रेंट लेबर्स के लिए शेल्टर होम बनाने तैयार कराने गए थे। इस सूचना का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर भदोकर और CO सिटी को मौके पर भेजा गया और पूरे प्रकरण में लेखपाल की तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें पलवे की धाराएं, पब्लिक सर्वेंट के कार्य में बाधा डालने की धाराएं, 7 CLA एवं एपिडेमिक एक्ट की धारा 56 को लागू किया गया है। हमीरपुर जिला कारागार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। जिला कारागार की ओर से कैंप लगाकर मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखने वाले लोगों को 2 मास्क मुफ्त उपहार के रूप में दिए गए हैं। ये मास्क आपको बता दें कि कारागार में बंद बंदियों के द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए हैं। आरोग्य सेतु ऐप को बढ़ावा देने के लिए ये अनूठी पहल की गई है। कैंप में आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाले हुए सैकड़ों लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क बांटे गए। जेल DG के निर्देशों पर हमीरपुर जिला कारागार में बंदियों के द्वारा लगातार मास्क की सिलाई की जा रही है, जिस पर जेल के सभी बंदियों को भी 2-2 मास्क बांटे गए हैं। आम जनता को भी अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप दिखाने पर कारागार द्वारा 2-2 मास्क मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। ये जब हमारे देश पर ये संकट आया है तो सबसे पहले तो हमारे आदरणीय DG सर ने जागरूक किया और बंदियों की एक जो अच्छी संख्या है कारागारों में उसको मोबिलाइज़ किया, जो इससे बचाव के लिए आवश्यकता थी मास्कों को तैयार करने में। और लाखों की संख्या में जेल विभाग द्वारा मास्क तैयार किए गए हैं, जो तमाम विभागों को दिए गए हैं उपयोग हेतु। हमारे यहाँ भी जिला कारागार हमीरपुर में बंदियों द्वारा मास्क की सिलाई लगातार की जा रही है आदरणीय DG सर के निर्देशन में। और वर्तमान में हम अपने कारागार के सभी बंदियों को और कतिपय विभागों को भी 2-2 मास्क विभागों की मांग के अनुसार और सभी बंदियों स्टाफ को 2-2 मास्क उपलब्ध करा चुके हैं। और इस बीमारी का प्रसार इतना व्यापक है कि अब ये आवश्यकता समझी जा रही कि जनसाधारण तक भी इसकी वो की जाए, उपलब्धता बनी रहे लगातार। और इसी के साथ जो आरोग्य सेतु ऐप है जिसके लिए प्रेरित किया जा रहा है,
तो सिर्फ जनता को प्रेरित करने के लिए कि जनता प्रेरित हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, तो उसके प्रतिफल में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक मास्क जो है, जो भी लोग आरोग्य सेतु ऐप अपने एप्लीकेशन मोबाइल में दिखा सकते हैं, अगर वो दिखाते हैं तो उनको हम एक मास्क मुफ्त में देंगे, जो जेल द्वारा निर्मित बंदियों द्वारा। धन्यवाद। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।